हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, और हमने ये चीज़ देखी थी कि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास में एम क्रॉस एन ऑर्डर की होती है, जो एक्स है वो हमारे पास में एन क्रॉस वन ऑर्डर की होती है, और जो बी है वो हमारे पास में एम क्रॉस वन ऑर्डर की होती है। फर्दर यहाँ से हम ये चीज़ क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो बी है या तो वो इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर बी हमारे पास में जीरो होता है तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है। अगर बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास में नॉन होमोजीनियस है। सिस्टम हमारा अगर होमोजीनियस है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और ये हमारे पास में नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है कि हमारे पास में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और वो हमारे पास में इन्फाइनाइटली मैनी भी हो सकता है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में हमारे पास में सॉल्यूशन या तो यूनिक हो सकता है या फिर इन्फाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी को हम चेंज करते हैं एक्लॉन फॉर्म में। यहाँ से फिर हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैंक देखते हैं। रैंक किसकी, ए की देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि रैंक ऑफ ए या तो हमारे पास में फुल रैंक हो सकती है। फुल रैंक का मतलब जितनी भी रोज या कॉलम हमारे पास में थे उन सबके पास में एक हमें पिवट मिलता है। ठीक है। रैंक फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ पिवट देखते हैं। ठीक है। यहाँ से हमें रैंक की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मेरे पास में फुल रैंक होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो रैंक है वो फुल रैंक से छोटी हो जाए। तो अगर हमारे पास में फुल रैंक नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम रैंक ऑफ ए और जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है इसको फाइंड करते हैं। ठीक। अगर ये हमारे पास में इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं कि हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। और अगर इनकी रैंक इक्वल नहीं आती है तो हम बोलते हैं कि हमें नो सॉल्यूशन मिलते हैं। जो हमारे पास में पिवट होता है वो हमें एक इन्फॉर्मेशन और देता है। जो हमारे पास में कॉलम्स होंगे उसमें जिसके पास पिवट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास में फ्री वेरिएबल है। और जिस कॉलम के पास में पिवट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कंस्ट्रेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ तक की सारी बातें हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखी है। जो हमने सिस्टम अज्यूम किए थे, हमने तीन सिस्टम कंसिडर करे थे इसके अंदर। एक में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, एक में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे थे, और एक में हमारे पास में न्यू सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है। ये जो हमने बात करी थी इसमें एक चीज कॉमन थी कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे एम और एन इन दोनों की वैल्यू सेम थी हमारे पास में। ठीक है। कि जो नंबर ऑफ रोज है इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स थे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एम और एन है अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा हमारे पास में। ठीक है। अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है कि या तो एम ज्यादा होगा एन से या फिर एन ज्यादा होगा एम से। ठीक है। सबसे पहले इस केस में बात करते हैं कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ रोज है वो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो फिर जो हमारे पास में सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारे पास में सिस्टम हो गया। तो इसको अगर मैं ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास में क्या आएगा। यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालो। इसकी हम एक्लोन फॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास में एक पिवट यहाँ पे आएगा और एक पिवट यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो हमारे पास में दो ही पिवट आ सकते हैं। ये वाला कॉलम हमारे पास में एक्स का है, ये वाला कॉलम हमारे पास में वाई का है। तो आप देख रहे हो एक्स और वाई हमारे पास में फ्री नहीं है। ये हमारे पास में क्या हुआ है, कंस्ट्रेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास में फ्री वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। ठीक है। उसके लिए हमें एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल चाहिए। ठीक है। इसके पास में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर हमारे पास में नो सॉल्यूशन हो सकता है। नो सॉल्यूशन कैसे होगा, हमने एक्लोन फॉर्म फाइंड करी, हमारे पास में आता है यहाँ पे हमारे पास में एक पिवट आ गया। ठीक है। यहाँ पे भी एक पिवट आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जीरो जीरो आ गए और यहाँ पे हमारे पास में एक नॉन जीरो एंट्री। ठीक है। अगर ये चीज हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे भी हमारे पास में जीरो आ जाता है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हमारे पास जो एन है वो ज्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है वो ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे जो मैं सिस्टम कंसिडर करता हूँ ये हमारे पास में सिस्टम है। इसको अगर मैं ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखूंगा
तो हमारे पास में आएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी फाइंड करते हैं। यहाँ से हम एक्लॉन फॉर्म फाइंड करेंगे तो देखो एक पिवट हमारे पास में यहाँ पे आ सकता है, एक पिवट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास में, ये एक्स का कॉलम, ये वाई का कॉलम है, ये जेड का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड हमारे पास में क्या आ गया, फ्री वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम और बाकी सारी चीजें देख सकते हैं, जो भी कुछ हमने देखा है। एक बार अभी सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में m इक्वल्स टू n है तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है ना। हमारे पास में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास में नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो के पास में पिवट प्रेजेंट होगा। अगर ये होता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, कोई एक रो हमारे पास में जीरो रो हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में हमारे यहाँ पे भी हमारे पास में जीरो प्रेजेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक रो हमारे पास में जीरो वाली है और यहाँ पे हमारे पास में एक नॉन जीरो एंट्री आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमारे पास में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या है कि जो m है वो ज्यादा हो जाए n से। अगर ये होगा तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। इस केस में हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो वो हो सकता है ना, जो हमारे पास में रोज हैं वो ज्यादा हैं इस केस में। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ पिवट आएंगे वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं इस केस के अंदर। वो कैसे होगा कि हमारे पास में दो कॉलम है जहाँ पे हमारे पास पिवट आ गया, और जो एक कॉलम है यहाँ पे हमारे पास में पिवट ना आए। ठीक, और यहाँ पे भी हमारे पास में एक जीरो प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और हमारे पास में नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ रोज लेस हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, सिस्टम है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ पिवट आने वाले हैं वो अगर फुल भी आ जाएंगे तो भी हमारे पास में कुछ चीजें रहेंगी ना जहाँ पे वो फ्री वेरिएबल आ जाएगा। तो फ्री वेरिएबल हमें हर एक केस में मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये कभी आ ही नहीं सकता। हमारे पास में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास में नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। वो कैसे आएगा कि ये हमारे पास में सिस्टम हो गया, यहाँ पे एक पिवट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक पिवट प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास में जीरो रो आ गई और यहाँ पे हमारे पास में एक नॉन जीरो एंट्री आ जाए तो हमारे पास में नो सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे पास में केसेस है m इक्वल्स टू n, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में m ज्यादा हो सकता है n से, या फिर n ज्यादा हो सकता है m से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो फिर जो मेरे पास में मैट्रिक्स बनेगी इसकी जो रैंक हो सकती है वो मैक्स टू मैक्स 3 हो सकती है ना। यहाँ पे हमारे पास में m ज्यादा है n से, तो m को हम 4 ले लेते हैं और n को 3 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 4 है। ठीक, और जो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है। तो इस केस में देखो, जो हमारे पास में पिवट है या फिर रैंक 1, 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। यहाँ पे आता है हमारे पास में n ज्यादा है m से, यहाँ पे हम इसको 4 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 4 हो गई, और जो हमारे पास में नंबर ऑफ रो है वो कितनी है, 3 है। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ रोज हो गई है, ये हमारे पास में कॉलम हो गया। तब देखो इस केस में जो हमारे पास में रैंक पॉसिबल है 1, 2 और 3। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार 4 और ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास में रोज हो गई, ये हमारे पास में कॉलम हो गया। ठीक है, इस केस में हमारे पास में जो रैंक हो सकती है 1, 2, 3 और 4। तो रैंक हमारे पास में कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 4 हो सकती है। यहाँ पे मैं 5 और 3 ले लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास में रोज हैं वो 5 है। ठीक है, और जो हमारे पास में कॉलम है वो 3 है। तो देखो इसके अंदर जो हमारे पास में रैंक पॉसिबल है 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो मेरे पास में m और n है, इन दोनों में से जो मेरे पास छोटा होता है, मेरी जो रैंक है
उसकी मैक्स पॉसिबिलिटी उतनी होती है ना, ठीक है। अगर m और n इक्वल है तो मैक्स मेरे पास में रैंक n हो सकती है या फिर मेरे पास में m हो सकती है, ठीक है। अगर मेरे पास में m ज़्यादा है n से तो जो मेरे पास रैंक है उसकी मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है कि वो n हो सकती है। और अगर मेरे पास में n ज़्यादा हो जाए m से तो जो रैंक है उसकी मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है कि वो m तक ही जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। यहाँ से फिर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी मिनिमम ऑफ m और n, ठीक है, जहाँ पे वो इसका ऑर्डर है। ये हो गया हमारे पास में एक मैट्रिक्स के बारे में। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स आ जाए कि मेरे पास मैट्रिक्स ए बी है, ठीक है, जहाँ पे ए है वो हमारे पास में n क्रॉस n की है और जो बी है वो n क्रॉस p की है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए तो क्या हम रैंक के बारे में कुछ फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास में एक रिजल्ट है, वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और जो बी है इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, जो हमारे पास रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में आएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, और जो एन है वो हमारे पास में ये वाली चीज़ है। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एक सिस्टम दिया है और हमारे पास में एक कंडीशन है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसके पास में नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से फिर क्या करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्लॉन फॉर्म फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो, जो हमारे पास में रो टू है उसको मैं चेंज करता हूँ आर टू माइनस आर वन से, ठीक है। और जो रो थ्री है उसको हम चेंज करेंगे आर थ्री माइनस आर वन से, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा, ये आ गया हमारे पास में। इसको हम और ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर। जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि अगर एल्फा इक्वल्स टू वन है तो हमारे पास गामा भी वन होना चाहिए, ठीक है। एल्फा अगर मेरा वन है तो एल्फा को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दें तो हमारे पास में आएगा, ये हमारे पास में एक जीरो रो आ गई। और हमें क्या बोला हुआ है कि जो हमारा सिस्टम है उसके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाली चीज़ इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में बीटा इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। अगर बीटा इक्वल्स टू वन है वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, वन 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 जीरो 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 जीरो, यहाँ पे हमारे पास में जीरो है। और जो ये वाली एंट्री आ गई गामा माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो, ये वाली अगर हमारे पास में जीरो रो आ गई तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, गामा इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। वो क्या बोलता है कि बीटा इक्वल्स टू वन है तो हमारे पास में अल्फा इक्वल्स टू गामा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो बीटा है उसकी जगह वन रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा इक्वल्स टू गामा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में बी ऑप्शन भी सही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन हमें क्या बोलता है कि अगर बीटा नॉट इक्वल्स टू वन है तो हमारे पास में गामा इक्वल्स टू वन होना चाहिए, ठीक है। बीटा नॉट इक्वल्स टू वन है तो बीटा को हम यहाँ पे टू ले लेते हैं। ये हमारे पास में सिस्टम आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से हमारे पास में अल्फा इक्वल्स टू वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं आ रही हमारे पास में। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हमारे पास में अल्फा इक्वल्स टू वन हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास में जीरो, और ये आ रहा है हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम के पास में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसके बाद हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। ये हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में गामा इक्वल्स टू वन है तो अल्फा इक्वल्स टू वन होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे हम गामा की वैल्यू को रख देते हैं। तो अब देखो, यहाँ से तो हमारे पास में कुछ नहीं आ रहा, जो हमारे पास में सिस्टम है। अब हमें बी और अल्फा के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब डी भी हमारे पास में रॉन्ग हो गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है कि ये कंसिस्टेंट है, तो इसके बारे में बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए ऑगमेंटेड बी निकाल लें, फिर क्या करते हैं, एक्लॉन फॉर्म में निकालेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक पिवट आ गया,
इसके नीचे हमें जीरो चाहिए, तो आर टू को चेंज करेंगे आर टू माइनस आर वन से, तो हमारे पास में आएगा वन जीरो जीरो माइनस वन टू बी वन। ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस थ्री। यहाँ पे हमारे पास में बी टू माइनस बी वन। ठीक है, टू माइनस वन और बी थ्री। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आर टू है उसमें चेंज करेंगे आर टू माइनस आर थ्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर थ्री को चेंज करते हैं आर थ्री माइनस ट्वाइस आर टू। तो ये आ रहा है हमारे पास में फाइनली एक्लॉन फॉर्म। तो अब देखो, इसके पास जो पिवट है कितने हैं, वो फुल रैंक हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बी वन बी टू और बी थ्री, ये आर थ्री के अंदर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। हमारे पास जो आंसर है वो तो अब देखो फुल रैंक हो गई, तो हमें इसके लिए ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें लैम्डा और यू के ऊपर कंडीशन चाहिए जिसके लिए हमें यूनिक इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिस्टम को ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में। फिर हम क्या करेंगे, आर थ्री को चेंज करते हैं आर थ्री माइनस आर टू। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा, ये हमारे पास में एक्लॉन फॉर्म आ गई। अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए लैम्डा माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो लैम्डा है वो नॉट इक्वल टू थ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे में। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा इक्वल्स टू थ्री और यू इक्वल्स टू टेन, ये आना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए लैम्डा इक्वल्स टू थ्री हो जाना चाहिए और जो यू है वो नॉट इक्वल्स टू टेन होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे तो हमारे पास में जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में नॉन जीरो आ गया। तो इस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, सिस्टम है ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब होमोजीनियस हो गया। ठीक है, और ए का ऑर्डर हमारे पास में टू क्रॉस फाइव है। ठीक, तो अब देखो, होमोजीनियस है तो इसके पास में नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं कभी भी। ठीक, ये हमारे पास में कैसा दिखेगा, दो रो है इसके पास में। ठीक है, और ये हमारे पास में कॉलम आ गए। तो जो हमारे पास में मैक्स पॉसिबिलिटी है पिवट की, वो ये आ जाएगी। ठीक है, वो भी हमारे पास में तीन वेरिएबल फ्री है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले ए ऑगमेंटेड बी की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्लॉन फॉर्म फाइंड करते हैं। तो आर टू को चेंज करेंगे आर टू माइनस आर वन से। ठीक है, और आर थ्री को चेंज करेंगे आर थ्री माइनस टू आर वन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है इसको हम टू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में वन और यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आर थ्री को चेंज करते हैं आर थ्री माइनस फाइव आर टू। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा वन माइनस वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो प्लस सब्ट्रैक्ट बीटा माइनस सेवन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्लॉन फॉर्म आ गई। अब देखो, इसके लिए अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, हमारे पास में दो पिवट तो आ चुके हैं। अगर यहाँ पे भी हमारे पास में पिवट आ जाएगा तो फुल रैंक आ जाएगी हमारे पास में, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद अगर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, तो अल्फा इक्वल टू टू होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में जीरो आ गया तो यहाँ पे भी हमें जीरो चाहिए, तो हमारे पास में बीटा भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर नो सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा नॉट इक्वल टू सेवन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।